यानी लीजिंग में लास्ट टू क्वेश्चन है जिसमें वो लीज की मनी रिसीवेबल होती है वो रेजिडल वैल्यू ज़्यादा होती है लीज की मनी से या रेजिडल वैल्यू लीज की मनी से कम होती है। तो ये दो सिचुएशन है, तो इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है। जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है उसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बाकी वही है जो हमने पहले सेम किया है। जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें हम यही कहते थे कि हमारी लीज की मनी हमारी रेजिडल वैल्यू के इक्वल है। यानी कि सपोज के 5 साल एसिड की वैल्यू है, 5 साल यूज़ करने के बाद उसकी जो भी वैल्यू आती है, सपोज के कोई 10 लाख का एसिड है और उसकी 5 साल के बाद जो रेजिडल वैल्यू है वो 1 लाख है, तो हम जो लेसी होता था उससे हम इन्वेस्ट भी 1 लाख ही करवा लेते थे। और उस केस में ये होता था कि लीज के मनी और रेजिडल वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो बाद दफ़ा ये भी होता है कि जो लेसोर होता है वो लेसी से जो लीज की मनी होती है जो वो इन्वेस्ट कर रहा होता है एसिड में, वो ज़्यादा भी ले लेता है और कम भी ले लेता है। तो वो दो पॉसिबल सिनारियो है जिसमें थोड़ा सा चेंज आता है। बाकी जो पहले वाले हमने किया उनमें ये सिनारियो था, और उसमें यही होता है कि जब लीज का पीरियड ख़त्म होता है तो जो लेसोर होता है वो लेसी को एसिड दे देता है। और ये वाले दो केसेस में थोड़ा डिफरेंस आता है कि ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कि लीज़ की मनी जो है वो ज़्यादा होती है रेजिडल वैल्यू से। जब आपकी लीज़ की मनी रेजिडल वैल्यू से ज़्यादा होगी तो जब आपका लीज़ का पीरियड ख़त्म होगा तो उसके बाद अगर आपने एसिड रखना है, ये वो केसेस उनके हिसाब से है कि जब लेसी चाह रहा होगा तो वो एसिड रख ले वो लीज़ पीरियड ख़त्म होने के बाद। तो जब आपकी लीज़ की मनी रेजिडल वैल्यू से ज़्यादा होगी उस केस में ये होगा कि जो लेसोर है वो आपको एसिड भी देगा और साथ पैसे भी देगा जो रेजिडल वैल्यू से ज़्यादा होंगे। तो ये होगा लीज़ की मनी में से रेजिडल वैल्यू लेस कर देंगे तो जो अमाउंट आ रही होगी वो आपको लेसी ने साल के एंड पे पे भी करनी है। तो फॉर्मूले में इसको लेस करवा देते हैं और ऐड करवाते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस है पीवी वाला वो पीएमटी वाला जो फार्मूला है। उसके बाद जो दूसरा केस है उसमें यह है कि लीज़ की मनी कम है और रेजिडल वैल्यू ज़्यादा है। तो इस केस में ये हो रहा है कि एसिड की जो लीज पीरियड के एंड पे वैल्यू है वो ज़्यादा है और आपने जो पैसे दिए हैं वो कम है। तो इसमें ये होगा कि अगर आप एसिड रखना चाहते हैं लीज़ का पीरियड ख़त्म होने पर तो आपको थोड़े और पैसे भी देने पड़ेंगे लेसोर को, फिर आपको वो एसिड मिलेगा। अगर आप चाहें तो आप उसे कह सकते हैं कि वो एसिड रख ले, आपको एसिड नहीं चाहिए, तो आपको उस केस में फिर जो एक्सेसिव अमाउंट है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें यही है कि रेजिडल वैल्यू में से लीज़ की मनी को माइनस किया, तो जो एक्सेसिव अमाउंट जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है ये इसको इस साइड पे भी रख सकते हैं, उससे आंसर माइनस में आएगा। तो वो समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए मैंने ये वाला जो केस होगा उसमें रेजिडल वैल्यू में से इसको लेस करवाया, और ये वाला केस होगा तो लीज़ की मनी में से रेजिडल वैल्यू को माइनस करवाया। बाकी इसके साथ इसको भी यहाँ लिख सकते हैं पर उससे थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। अब इसका जो न्यूमेरिकल है वो सर ने जो स्लाइड्स में करवाया हुआ है, जो स्लाइड्स में अमाउंट दिए हैं वो ये सर ने करवाया कि एक एसेट है जिसकी प्राइस 1,10,000 है, लीज़ की मनी जो है वो 10,000 है और जो रेजिडल वैल्यू है वो 20,000 है। और मार्कअप या आर जो है वो 12% है और मतलब 3 साल के लिए हैं और 1 साल में 4 क्वार्टर हैं, तो 12 क्वार्टर्स के लिए आपने पेमेंट्स करनी है। तो ये वो वाला केस है, ये देखो रेजिडल वैल्यू ज़्यादा है और लीज़ की मनी कम है। तो ये वाला रेजिडल वैल्यू ज़्यादा है और लीज़ की मनी कम है, तो इस केस में हम रेजिडल वैल्यू में से लीज़ की मनी को माइनस करवाएंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस 10,000 आ गया। ये वो अमाउंट है जो लेसी ने लीज़ का पीरियड ख़त्म होने पर लेसोर को पे करनी है। हाँ, तो इस केस में हमारे पास जो बेसिकली डिफरेंस आएगा वो हमारे पीएमटी जो है या जो हम ओपनिंग बैलेंस निकाल रहे होते हैं अपना इसके लिए, उसमें थोड़ी चेंजेस आएगी। पहले तो हम यही कर रहे थे कि जो कॉस्ट ऑफ एसिड थी उसमें से लीज़ की मनी माइनस कर देते थे और हमारे पास पीवी आ जाती थी। अब पीवी में थोड़ी चेंजेस आएंगी क्योंकि जो लीज़ की मनी हम लेस करते थे और रेजिडल वैल्यू जो एक ही होती थी, अब दोनों में डिफरेंस आ गया। इसलिए हमारा जो पीवी का फॉर्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा। तो पीएमटी कैलकुलेट करने के लिए अब हम पीवी में से माइनस पीवीएन करेंगे। अब ये पीवीएन ये जो हमारा डिफरेंस आया है इसकी हमने ये एक फ्यूचर वैल्यू है जो लेसी ने लेसोर को पे करनी है लीज़ का पीरियड एंड होने पर। ये वो वाला केस है कि जिसमें हमारी रेजिडल वैल्यू लीज़ की मनी से ज़्यादा है। इस केस में जब लीज़ का पीरियड ख़त्म होता है तो जो लेसी होता है वो लेसोर को जो एक्सेसिव अमाउंट होती है इन दोनों का डिफरेंस वो पे करता है। तो ये डिफरेंस उसने जब लीज़ का पीरियड ख़त्म होगा तब पे करना है, मतलब उसने तब उसे 10,000 रुपया देना है ताकि वो एसिड रख सके। तो वो जो उसने पैसे देने हैं वो सपोज के उसने 5 साल बाद देने हैं, तो 5 साल बाद देने हैं, इस केस में 3 साल बाद देने हैं। तो जो आज का 10,000 है या जो तब का 10,000 है उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू और होगी।
तो इसलिए हम वो जो फ्यूचर वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके उसे अपने ये पीवी में से लेस करवा देंगे। तो पीवी पहले जैसे हम निकालते थे एक वो वाला काम करेंगे और फिर इसमें से ये पीवीएन माइनस करवा देंगे। पहले हम पीवी ऐसे ही निकालते थे कि कॉस्ट ऑफ एसेट में थे, लीज की मनी को लेस करवा देते थे। तो 1,10,000 में से 10,000 को लेस करवाया तो ये 1,00,000 आ गया। अब 1,00,000 में से हमारे पास जो पीवीएन है, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू का वही फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + i की पावर एन, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में किए थे। ये इसमें से जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये 7,014 आ गया। ये 1,00,000 में से हम 7,014 को माइनस करवा देंगे तो जो अमाउंट आएगी अब वो हमारी पीवी है जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, जो अपने ओपनिंग बैलेंस के तौर पर इस्तेमाल करनी है और पीएमटी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करनी है। ये 1,00,000 में से 7,014 को माइनस करवाया और ए का हमारा फॉर्मूला सेम है, वही जो हमने पहले कैलकुलेट किया है। आर भी वही है, एन भी वही, वैसे यूज़ करना है। इसमें कुछ लेस या ऐड वगैरह नहीं होना, बस इसमें पीवी में थोड़ा चेंज आएगा। और यही इसके उल्ट होगा कि अगर हमारी लीज की मनी हमारी रेजिडल वैल्यू से ज़्यादा होगी तो हम ये जो पी यहाँ पे माइनस है इसको प्लस कर देंगे। यही मेन डिफरेंस आया इसमें कि हमारी जो इसको पीवीएन निकाला है उसको ऐड कर देंगे अगर ये केस ये हो कि लीज की मनी हमारी रेजिडल वैल्यू से ज़्यादा है। ये इसी तरह से मैंने पीएमटी निकाला है, पीवी में से पीवीएन को लेस किया डिवाइड बाय ए किया, तो ये हमारे पास 9342 आ गया। अब पीएमटी 9342 आ गया और ए हमारे पास 9.940 था और जो हमारी पीवी माइनस पीवीएन थी वो 92986 था। इसको इस पे डिवाइड करवाया तो 9342 हमारी पीएमटी निकल आई है। अब ये हमारा रेंटल है और ये वाली जो हमने नेट फाइनेंस अमाउंट लिखते थे ओपनिंग बैलेंस में, अब वो ये बन गया, ना कि 1,00,000 है जो हम पहले करते थे। अब ये ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे पहले साल में और पहले साल में जो हमारी रेंटल होगा वो 9342 होगा। ये 11 क्वार्टर में सेम रहेगा और 12वें में जाके वो एडजस्टमेंट होती है जो पहले सब क्वेश्चंस में की है। और एडजस्टमेंट यही है कि हमारा जो इसका लास्ट क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस होता है उसे हम प्रिंसिपल रीपेमेंट में लिख देते हैं और फिर इस पे मार्कअप चार्ज करते हैं और मार्कअप और प्रिंसिपल रीपेमेंट का सम हम टोटल रेंटल में लिख देता है। इसमें बाद दफ़ा फिर जो 12वां होता है वो थोड़ा सा चेंज आ जाता है और बास केसेस में सेम भी आ जाता है और उससे यहाँ बैलेंस ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद हम इन 3 कॉलम्स का टोटल करके यहाँ अपनी रिकन्सिलिएशन बना लेंगे। इसमें यही था जो 2 केसेस हैं और वो 2 केसेस में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हमने जो पीवी है उसमें से पीवीएन को लेस करवाना है और एक में लेस करवाना है और एक में ऐड करना है। लेस उसमें करवाना है जिसमें हमारी रेजिडल वैल्यू हमारी लीज की मनी से ज़्यादा होगी और इस पीवीएन को हमने पीवी प्लस पीवीएन को ऐड कर देना है अगर हमारी जो रेजिडल वैल्यू है वो लीज की मनी से कम है। यहाँ लीज की मनी रेजिडल वैल्यू से ज़्यादा है। इसमें भी फिर जो वैल्यू आएगी हमारी नेट फाइनेंस अमाउंट वो ये बन जाएगी यहाँ का ओपनिंग बैलेंस और पीएमटी भी हमने इसी तरह से कैलकुलेट करके जैसे उसमें किया सेम उसी तरह से, सिर्फ हमारी ये चीज़ चेंज हो रही है, ए में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, ए सेम ही है। वो इस वजह से है कि हमारी लीज की मनी और रेजिडल वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आता है बस। भी मैंने कंप्लीट सोल्व नहीं किया क्योंकि इसका बेसिक यही ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना और रेंटल ही कैलकुलेट करना था, बाकी वही काम है कि इसको यहाँ ला के 4% से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इसमें से लेस करवा के फिर वही अमाउंट आती जाएगी और लास्ट पे जाके हम उसे रिकनसाइल करके तो न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। बस इसमें लीज में यही इतने न्यूमेरिकल थे और इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं है।